दोस्तों फिलहाल शिवसेना यूबीटी और जो मनसे की है गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन के बाद जो है एक सवाल पैदा हो रहा है, क्या मुस्लिम मुस्लिम जो कि यूबीटी को सपोर्ट किए, क्या वो इस गठबंधन को इस इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों ने जो है शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे को की जो टीम है उनको इतना वोट दिया था, उनके एमपीज जो है मुसलमानों ने बहुत सपोर्ट किया था, एमएलए इलेक्शन में सपोर्ट किया था। इस बारे में चर्चा करेंगे, क्या मुसलमान इस बार, क्योंकि मनसे में राज ठाकरे के बयान जो है बार बार अलग अलग आए हुए हैं कि मुसलमानों के खिलाफ आए हुए हैं, मुसलमानों के मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पे आएंगे सारे, तो मुसलमान कहीं ना कहीं राज ठाकरे से नाराज़ है। हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता निज़ामुद्दीन रायन साहब, बहुत सालों से एक्सपीरियंस जो है प्रवक्ता है और पार्टी मेंबर है, और मैं आपको बता दूं फिलहाल ये 137 गोंडी से इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं। शॉर्ट पे बताइए, आपका इलेक्शन का बताइए, आप जो है बॉम्बे में रह रहे हो और इलेक्शन जो है आप गोंडी में जाके लड़ोगे। नहीं, मैं चूँकि पार्टी का प्रवक्ता और मुंबई का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, और मैं माइनॉरिटी का 6 साल तक प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो मुझे पूरे मुंबई भर में माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ और माइनॉरिटीज़ कहाँ कहाँ लड़ सकती है उस पर हमने काम किया है। तो मुझे उसके लिए पहचान करने या बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पार्टी अगर मुझे कहती है कि आपको चुनाव लड़ने जाना है तो पार्टी की एक और खबर है कि आपने फॉर्म भी नहीं भरा और आपको पार्टी खड़ा कर दी। क्या है, लीडरशिप मस्ट है। अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड कर ले कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि हम तो पार्टी से कमिटेड है ना। पार्टी अगर हमें आदेश देती है कि आपको कुछ करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो डिसाइड करती है। हालांकि मैं कांग्रेस का स्टार प्रचारक हूँ, जो कल लिस्ट आई होगी आपने देखा होगा जी। कि उसमें जितने सारे सीनियर और टॉपर्स लीडर हैं दिल्ली से लेकर मुंबई तक, उसमें एक नाम अपना भी है, क्योंकि हम पार्टी के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो पार्टी को स्पेशली आपको वहाँ भेजने का क्या रीजन? कई कारण किसको हर्ट करने जा रहे हो? हम किसी अबू हाशिम आजमी को डैमेज करने जा रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम किसी को डैमेज करें या किसी को दिल को तकलीफ पहुंचाने के नहीं जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ की पॉलिटिक्स हमेशा कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही है। अब जब जब ये कमज़ोर होने की बात आई है, तब तक माइनॉरिटीज़ कमज़ोर हुई है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लीडरशिप ने तय किया कि भाई जो सीनियर लीडर्स हैं उन्हें भी फील्ड में उतारना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अगर उन इलाकों में जहां बहुत सालों से हम गठबंधन के साथ रहे तो हमारा नुकसान हुआ है। नुकसान इस तरह से हुआ है कि भाई अगर हम 3 टर्म 4 टर्म कहीं कहीं एमएलएस को हमने सपोर्ट किया है, तो वहाँ फिर हमारे दूसरे लोग जाकर चुनाव नहीं लड़ पाए। तो उससे हमारा जो नुकसान होता है पार्टी में इंटरनल कमेटियों का और दूसरे पदाधिकारियों का, तो उनको मैनेज करने के लिए भी अब जरूरत है कि अगर हम नए प्रोडक्ट तैयार नहीं करेंगे तो हम मार्केटिंग कैसे करें। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि पार्टी आपको बलि का बकरा बना के भेजी, वो सीट तो 3 टर्म सीट रफीक शेख ना, रफीक शेख की वो सीट रही है जो अबू हाशिम आजमी के खास रहे, तो अचानक आपको भेजा जा रहा है वहाँ पर? नहीं, अब देखिए, ऐसा है कि राजनीति में कोई किसी के लिए बलि का बकरा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि वो 3 टर्म रहने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पार्टी की या अबू हाशिम के साथ उनका क्या प्रॉब्लम हुआ, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी छोड़ने के बाद भी चूँकि वो एज ए माइनॉरिटी कारपोरेटर, क्योंकि जब भी वो चुनकर आए होंगे 3 टर्म, वो तीनों टर्म में मुसलमानों ने उनको वोट किया, बराबर, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी की। उन्होंने छोड़ा और सीधा सिंधे गुट में चले गए। तो जिनका एक ताल्लुक ही कम्युनिटी से नहीं हो, मुस्लिम इशूज़ से नहीं हो, वो व्यक्ति जो हमेशा मुसलमानों के इर्द गिर्द ये दायरे में रहा, या यूँ कहिए कि समाजवादी के ही साथ रहकर वो कारपोरेटर रहे, तो मैं ये नहीं समझता कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा निर्णय लिया। बाकी पॉलिटिक्स में हर आदमी आज़ाद है, जहाँ चाहे जाए, जो चाहे करे, लेकिन चूंकि उनके तीनों टर्म को आप देखेंगे तो मुसलमानों का वो बड़ा बेल्ट है मुंबई का, और वहाँ के मुसलमान एरिया आता है वो, ये बैगनवाड़ी से लेके दोनों तरफ, बैगनवाड़ी और उसके हाल और सब्जी मंडी जो वहाँ का आसपास का इलाका है, ये सारे इलाके हैं, जिनमें से मेरा ख्याल है कि 80% के आसपास मुस्लिम है। जी। अगर 80% मुस्लिम इलाकों में और 3 टर्म आदमी समाजवादी से कारपोरेटर है, तो या तो सत्ता की लालच या ऐसा कोई घटना, नहीं तो उसे जाने की क्या जरूरत है। और फिर ऐसी पार्टी के साथ जिसके साथ मुसलमानों का क्लेश है, तो वो मुस्लिम वोट से चुनकर आए, तो इसलिए लोग उनसे सवाल कर सकते हैं। और अगर वो जनरली वोटों से चुनकर आते, उसमें मुसलमानों का रोल नहीं होता, सपा का रोल नहीं होता, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर उनका अभी मैं आपसे एक एज अ महाराष्ट्र प्रवक्ता बात करता हूँ कांग्रेस के, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन अलग अलग लड़ने से जो डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट पार्टी जो है बीजेपी, वो तो डिवाइड ही नहीं हो रहे, और खाली यहाँ पर कांग्रेस अलग लड़ रही है, ये अलग लड़ रही है, एमआईएम अलग लड़ेगी, और अभी शिंदे ग्रुप अलग लगेंगी, जो मुस्लिम लोग हैं, शिंदे ग्रुप तो खैर सामने की साइड पे, जैसे समाजवादी अलग लड़ रही है, तो आपको नहीं लगता मुस्लिम वोट डिवाइड होगा, सामने फायदा होगा?
देखिए, असेंबली और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो कारपोरेशन से भिन्न होते हैं। कारपोरेशन में जो वोटिंग करते हैं लोग, वो अपनी लोकल समस्या को देखते हैं। लीडरशिप बहुत कम होती है। पार्टीज़ की इमेजेस ठीक है, कोई लीडर ऐसे होते हैं जिनके नाम पर लोग बगैर देखे समझे वोट करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल को अगर उसे मैदान में मजबूती से रहना है तो उसको अपनी टीम यानी अपने प्रोडक्ट को बहुत मजबूत करना है। अगर हम सब मिलके ही कारपोरेशन 20 साल 25 साल लड़ेंगे तो हर पार्टी का अपने ये होगा कि उसके बहुत बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता टूट जाएंगे। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, मुंबई में 6 सीटें लड़नी है तो ठीक है, हमको 1 मिली 2 मिली या दूसरों को मिली, लेकिन कारपोरेशन में अगर हम नए नए लोगों को तैयार नहीं करेंगे तो हमारे लिए आगे कौन खड़ा होगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि भाई ये जो कॉर्पोरेशन जो रहता है, कॉर्पोरेटर का एक काम रहता है गटर साफ करवाना, रोड साफ करवाना, टॉयलेट्स देखना, ये देखना, तो उसमें फिर ये मुस्लिम की राजनीति, माइनॉरिटी की राजनीति कैसे होगी? देखिए, ये मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस तो कभी करती नहीं। हमेशा तो की है माइनॉरिटी के नाम पे वोट लेना। नहीं, ऐसा बिल्कुल जो लोग सोचते हैं वो गलत है। आज भी आप रेशियो देखेंगे तो जिस इलाके में जो ज़्यादा, कभी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि मुझे मुसलमानों को वोट चाहिए। मुसलमानों का इतना विश्वास है कांग्रेस के ऊपर कि 92 नहीं था ना, नहीं हाई चॉइस नहीं ना। अभी आ गई है, नहीं, समाजवादी अभी जो मुंबई में जोर कर रही है, अभी तो थोड़ा सा चॉइस आ रहा है ना। नहीं, देखिए, इसे चॉइस नहीं कह सकते। इसे चॉइस इसलिए नहीं कह सकते कि मुसलमानों के जो तादाद है वो बड़े पैमाने पर, आप वोटिंग जब काउंट करेंगे हर इलाके का तो मुसलमानों का बड़ा वोट सेकुलर पार्टियों का है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी सेकुलर नहीं, मैं नहीं कह सकता कि दूसरी पार्टियाँ सेकुलर में नहीं हो सकती, सेकुलर हैं, लेकिन चूंकि कारपोरेशन एक ऐसा इशू रहता है कि यहाँ ज़्यादा मिलने की कोशिश नहीं होती। वरना सपा के साथ हमारा पैक्ट रहा है, शरद पवार के साथ हमारा पैक्ट रहा है। हमने पिछले चुनाव में उद्धव के साथ भी एक इशू आया कि पार्लियामेंट में हमें जाना है और बीजेपी से लड़ने के लिए एक रास्ता है कि हमारे वोट नहीं डिवाइड हो, तो हमने वो भी किया। लेकिन उसके लिए हमने समाज को पूछा, समाज में लोगों के साथ जाके डिस्कस किया कि भाई ये एक विषय है, जब हम अलग अलग रहे हैं तो ये समझ में आता है कि समाज में किससे पूछा आप? समाज में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जानकारी रखते हैं, पॉलिटिकल जो जानते अभी तो आपने कहा कि भाई हम कार्यकर्ताओं को कुछ करने के लिए लड़ रहे हैं। दोनों में डिफरेंट है। जिन चुनावों के मैं जिक्र कर रहा हूँ वो पार्लियामेंट और असेंबलीज हैं, जहां आपके ला कानून बनने हैं जो आपके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। कारपोरेशन में कोई कानून ला नहीं बनता, बने हुए कानून स्टेट से आते हैं, उसी को उनको लागू करना है। जैसा कि आपने खुद कहा कि भाई गटर मीटर ये जो छोटी व्यवस्था है वो कारपोरेशन देखती है। लेकिन अब जो लोग इसमें जो है इंटरनल हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि यहाँ आके कोई कानून आप नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। तो इसके लिए मैं भी ये चाहता हूँ कि मतलब उन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए जो किसी लोगों के लिए काम करते हैं। आप क्या दोगे 137 को? नहीं, हम अभी तो मैं जाके जगह देख कर आया, दो मैंने विजिट किया। मेरी कोशिश होगी जो 2-3 चीज़ें जो मुझे बड़े पैमाने पर समझी। एक तो ड्रग का मामला, मैं आज खुद देखा कि जहाँ मैंने गाड़ी पार्क किया था वहाँ बैठ के लोग शराब पी रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है। तो कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो क्राइम रेट वहाँ है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। मैं समझता हूँ कि हमें डायरेक्ट बात करने की ज़रूरत है और वहाँ के लोकल लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लाना है कि हमें सरकार और पुलिसिंग के साथ मिलकर उसे ख़त्म करना है। तीसरी चीज़ ये है कि माइनॉरिटीज़ के बच्चों के एजुकेशन के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं कारपोरेशन में, क्योंकि बाहर के फंड बहुत कम इशूज़ में आते हैं। हालांकि कुछ कारपोरेटर्स हमने देखे हैं जिन्होंने बहुत सारे बड़े फंड लाए हैं और बहुत कुछ डेवलप किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उस एरिया में इतने सालों से भी कारपोरेटर रह के लोगों ने अगर काम नहीं किया तो मेरा जाना इसलिए भी ज़रूरी था, क्योंकि एक तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। अगर मैं जाता हूँ तो और भी सीटों पर उसका फ़र्क पड़ेगा कि मैं तमाम वो बातें रखने वाला हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने देखा है कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स में उठ कर मैं समाज की बात ज़रूर करता हूँ। और मैं हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ कि जो समाज जुड़ा है उसके साथ काम करिए। अगर आज मेरे समाज को एजुकेशन की ज़रूरत है तो मेरी ड्यूटी बनती है एज ए लीडर कि मैं अपने समाज के लिए कैसे ला सकता हूँ एजुकेशन, वो मुझे लाने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। जो हमारा ये मुद्दा था कि मुसलमान समाज, आप बहुत सालों से कांग्रेस में रह चुके हो, मुस्लिम लोगों से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट है आपका, मुस्लिम समाज में भी आपका बहुत कांटेक्ट है और आप एक जाने माने प्रवक्ता भी है और मुस्लिम के रेप्यूटेड मुसलमान भी है। मनसे और शिवसेना के अलायंस पे क्या मुसलमान नाराज़ होगा? नहीं, नाराज़ होगा, स्वाभाविक नाराज़ होगा, क्योंकि मुसलमानों के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जो है इनकी वजह से हट करते हैं। क्योंकि जैसे अभी हमने बहुत छोटा सा मुद्दा था लाउड स्पीकर का, उस लाउड स्पीकर के मुद्दे में जिस तरह वो अग्रेसिव होकर आए और जिस तरह से उन्होंने राज ठाकरे ने, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा, उस पर लोग बात करेंगे और लोग कहेंगे। इसलिए कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस तो इतनी बड़ी जमात है कि वो उसके लिए
छोटे छोटे दलों से कोई विषय नहीं है, क्योंकि हम जहां हमको अभी जमात लगता तो है, छोटी हो गई है कांग्रेस की। कैसे कह सकते हैं आज भी सीट हमारे- देखिए सर, सर सीट सीट देखिए। आज भी हम कहाँ नई कम पार्टी पांच सीट लेके आ रही है एमआईएम देखिए, बिहार में। बिहार में जो लेके आई, नहीं एक बात बता रहा हूँ, तो वो तो अपना गढ़ बना रही है ना। बीजेपी ने भी तो 2 सीट से चालू किया था। नहीं वो 2 सीट से किया था, लेकिन आप मैं आपको एज ए प्रवक्ता जानना चाहूँगा कि अगर जिस इलाकों में वैसी चुनाव लड़ते हैं, आप कभी हैदराबाद आप गए हैं? मैं हैदराबाद में देखा हूँ कि उनके गढ़, जहाँ उनका घर है वो दारुसलाम और जहाँ उनके अस्पताल है, वहाँ से टी राजा चुन कर आता है, वहाँ का कारपोरेटर बीजेपी का चुन कर आता है साहब, जहाँ 90% उनके लोग हैं। 700 सीट जो है पक्की, वो तो पक्की है, वो तो टसमस नहीं होती है। देखिए 7 सीटें उनकी, एक और जैसे लोकसभा आपने कहा कि आप हैदराबाद में, वाकई में हैदराबाद गया, दारुसलाम में काम करने का तरीका देखा मैंने। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में भी ऐसा हो जहां पर एक एमपी बैठा रहता है, साथ में 7 एमएलए बैठ रहते हैं और बैठ के वहाँ फैसला होता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो शौक निजाम सर, भाई, वो जो 7 लोग अगर हैं, एक अगर आपके एमएलए से अगर एक लेटर लेने का हो तो 10 चक्कर काटने पड़ते हैं। एक एमपी से, एमपी तो दिखता ही नहीं है कांग्रेस का, जो कांग्रेस से कोई भी एमपी नहीं दिखता है। सुनिए वहां पर का मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि अगर आपको लेटर लेना है कि राशन कार्ड के लिए किसी के लिए, वो बैठे बैठे वहां पर अनाउंस होता है, वहां पर बताया जाता है, लेटर आता है या साइन होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा उनका काम करने का तरीका। देखिए उनका एक लिमिट दायरा है, उनके वही 6 अब लोग तो हाई बढ़ रहे कमान है। ना। नहीं सर, अब कहीं तो नहीं बढ़ बढ़ रहे। रहे हैं। देखिए हम पिछले चलो, बिहार ठीक वाले है, में वो भी बात देखा, नहीं- देखिए पिछली हाँ, बार भी हमने देखा। नहीं, ठीक है, वो बात नहीं, वो तो एक बात हो रही थी, मैंने आपको बताया, मुझे अच्छा लगा आप लोग भी करें, अच्छा रहेगा। क्योंकि एक एमएलए को पकड़ना बोले तो ऐसा लगता है कि भाई कि क्या मालूम कैसा हो, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, 10 धक्के काटने ऐसा पड़ते हैं। सोच हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम है कि आपका काम, हम कमिटेड है, हमारे पार्टी का लीडर कमिटेड है, उसको काम करना ही होगा जी। ऐसा आप मुझे एक नेता का नाम नहीं बता सकते कांग्रेस जिसने कहा कि मैं आपका काम नहीं करूंगा। नहीं, अगर वो बात नहीं हो रही, एक जगह पे मिलना भी तो चाहिए। आपके एमएलए अगर जगह पे नहीं मिलेगी, आपके एमपी सर मैं 10 बार खाएंगे। देखिए आप जर्नलिस्ट हैं, आपका पूरे इलाके में आपका दबदबा है, लोग जानते हैं कि आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं और जोश से उससे उठाते हैं, मुझे इसमें कोई वो नहीं। लेकिन आप मुझे एक भी मेरे एमएलए एमपी का नाम नहीं बता सकते जिसने कभी अपने लोगों को मना किया। हर आदमी के पास पार्टी का दफ्तर है, उनका खुद का, और हर एमएलए एक दफ्तर नहीं बल्कि मुंबई में अपने 2 दिन 3 इलाकों में उन्होंने अपने ऑफिसेस कर रखे हैं, उनके पीएज हैं, शाम को बैठते हैं, चीज़ें होती हैं। चलो ये तो दूसरा हो गया। अभी आते हैं अपन वो मुस्लिम्स के पे आ जाते हैं, ये तो एक बात हो गई थी। आप कुछ कह रहे थे असदुद्दीन साहब के बारे में, कुछ नहीं, मैं ये जानता हूँ कि असदुद्दीन वैसे साहब मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, मुस्लिम पर राजनीति करते हैं। मैंने पिछले दिनों बिहार इलेक्शन में देखा वो इतने अग्रेसिव हो गए कि उलमाओं को गाली देने लगे। मौलाना अरशद मदनी के बारे में उन्होंने क्या कहा, मौलाना महमूद मदनी के बारे में जो कहा, जो अब आपके यहाँ उसके फुटेज मिल जाएंगे, आप देखिए। नहीं, जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, देखिए ऐसा है कि जब मुसलमान, हमें एक चीज़ तो हमारा तय है, हम राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन एज ए मुस्लिम लीडर कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को कब्रिस्तान में, कहीं ना कहीं अपनी मस्जिदों में, कहीं ना कहीं खानकाहों में, कहीं ना कहीं दरगाहों में हम जरूर मिलते हैं। तो हम अपने साहिब सलाम तो नहीं बंद कर सकते ना, लेकिन हम इतने एग्रेसिव हो जाएं कि हम अपने कायदों को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उन्हीं पर बहस शुरू कर दें और उनको गालियां दें। ये तो मैंने नहीं समझता, ये तो कोई राजनीतिक बेच या तो पागलपन में आ जाए। अब चूंकि ओवैसी को अगर जिस तरह से वो मुसलमानों के इशूज को प्रेजेंट करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी बात करते हैं, कोई भी कांग्रेस वाला बता दो जो ऐसी बात करता हो। जबरदस्त बोलता है हमारा इमरान प्रतापगढ़ी बोलता है। आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखें जी, जिस प्रोसीडिंग में वो बात करते हैं उनसे 10 गुना जाकर एग्रेसिव होकर मुसलमानों के इशूज को राज्यसभा में रखता है, लोकसभा में हमारे दूसरे जो सांसद हैं। और ये विषय नहीं कौन कितना रखता है, मैं इससे नहीं कह रहा हूं कि ओवैसी साहब को नॉलेज नहीं है, बेपनाह नॉलेज है, लेकिन उसका जो सामने से रिएक्शन आने के बाद जो लॉस प्रॉफिट होता है उसको काउंट करना चाहिए आदमी। मैं तो यानी इसका मतलब बोले नहीं, मैं बोलने का सवाल नहीं, बोलिए जरूर, हम ये नहीं कह रहे क्योंकि आपको हाउस में रखा इसलिए गया है। अच्छा, दूसरा चीज क्या होता है कि जब किसी की पार्टी बड़ी होती है तो हाउस में जो हम क्वेश्चन करते हैं वो थोड़े से हमको समय मिलता है। मान लीजिए कि एक सांसद, फिर भी उन्होंने हमारे माइनॉरिटीज के इशूज को लेकर जिस तरह से, अभी एमएम को ज्यादा चांस मिल रहा है, नहीं उनके पास एक ही एमपी है, तो अगर जो उनको क्वेश्चन करना है तो जब रेशियो बढ़ेगा तो उनको ज्यादा ही आएगा ना। अगर मेरे पास 100 एमपी है, 105 100 उसके बाद राज्यसभा ये, तो हमारे यहाँ तो सबको हमें एडजस्ट करना है ना। मुल्क के अलग अलग सूबों में हम हैं, सांसद हैं हमारे, तो हम जब कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें तयशुदा बात है नहीं है, इसलिए सारे लीडर्स हैं। और हमारे यहाँ नेशनल लीडर के जो बड़े हैं सारे वो बात करते हैं। आपने देखा कि अभी जो डिबेट सुने हैं वंदे मातरम को लेकर, आप हमारे लीडरों को देखिए कि जिस तरह से उन्होंने रखा है, आदमी सोच नहीं सकता।
गगोई को देख लीजिए। मनसे पे वापस आते हैं कि मुसलमान मनसे से क्यों नाराज है, ये गठबंधन से क्यों नाराज रहेगा? देखिए, मैं किसी को गठबंधन करना सबको अपनी आज़ादी है, उनकी क्षेत्रीय राजनीति है, वो कोई भी चीज़ महाराष्ट्र और उसके बाहर से नहीं सोचते। राजनीति में जो लोग बड़े हैं, जिनके राजनीतिक दल बने हैं, मैं किसी अलग अलग हो सकते हैं, वो अपने लिए जिन प्रदेशों से आते हैं, जो बेस है उस पर वो बात करते हैं। अभी भी तो कांग्रेस ने इसीलिए तो जो है गठबंधन नहीं किया कि मन से आ गए, ये रीजन बताई जा रही है। रीजन ये हो सकता है, कैसा है कि जब हम असेंबली लड़ रहे थे, हो सकता नहीं, आपको नहीं, तो सुनिए ना जरा, अभी हम लोकसभा लड़े, हम तीनों साथ लड़े, वो हमारे साथ नहीं थे, ना हमने उनको कोशिश की। हम असेंबली लड़े, हमारे साथ वो नहीं थे, हम नहीं है। कारपोरेशन लड़ने में अगर वो आते हैं तो हम नहीं आते हैं तो हम अपना फायदा नुकसान तो देखेंगे ना जी, क्योंकि हमारे साथ जो तो आपको ये लग रहा है, यानी मेरा सवाल वही आ रहा है कि आपको ये लग रहा है कि वाकई में मन से आने से मुसलमान नाराज होएगा? नहीं, हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, मैं तो वही बात कर रहा हूँ, मेरा टॉपिक ही वही है ना। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी, हम सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं है, हम पार्टी कांग्रेस के लीडर हैं, जहां हमारे से उत्तर भारत से आदमी आता है, दक्षिण भारत से आदमी आता है, मुंबई शहर में रहता है। मुंबई को हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी अगर कह दें कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है तो बात है। मैं कांग्रेस पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ निजाम भाई, आप शायद इसको थोड़ा सा अलग ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों के आप उठते बैठते हो, आप जमातों में जाते हो, आप लोगों से बात करते हो, आप बड़ी बड़ी सोसाइटी में जाते हो, बड़े बड़े फंक्शन में, तो मुस्लिम का माइंड क्या रहेगा? नहीं, देखिए माइंड, देखिए वोट, देखिए मैंने आपको दो चीज़ कही, एक तो असेंबलीज और पार्लियामेंट, यहाँ जो लॉ कानून बनेंगे वो कारपोरेशन में नहीं बनेंगे जी। कारपोरेशन के मुद्दे और वो दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। अगर हमारे ऊपर किसी तरह का अटैक होता है तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, सरकार देखती है। हमारा बीएमसी में सिर्फ एक ही मुद्दा है, या तो कभी हम अपने कब्रिस्तानों को लेकर इशू आ सकता है, या कभी हमारी मस्जिदों में किसी चीज़ को लेकर आ सकता है। बाकी मुद्दे जो है वो कारपोरेशन से रिलेटेड नहीं होते। मैं वापस आपको एक बार आखिरी बार बता रहा हूँ कि मुझे कांग्रेस से नहीं लेना देना, मुझे कांग्रेस क्या काम करेगी वो अभी फ़िलहाल मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल, मुस्लिम कम्युनिटी क्या शिवसेना जो एमपी इलेक्शन में सपोर्ट करी उद्धव ठाकरे को, जो एमएलए इलेक्शन में उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करी, गठबंधन को सपोर्ट करी, क्या अब की बार मुस्लिम जो लोग हैं वो वाकई में राज ठाकरे के आने से सपोर्ट करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता सपोर्ट करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं सपोर्ट करेंगे कि जिन मुद्दों के लेकर हम उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में थे वो मुद्दे कारपोरेशन में बदल रहे। एक दूसरी चीज है कि जब वो आ जाएंगे तो मुस्लिम फर्स्ट ये देखेगा कि मेरे लिए धार्मिक इशूज कितना था। तो आप देखेंगे कि इस दौरान, यानी मनसे के नए पैक्ट और उद्धव के साथ जाने के बीच जो घटनाएं हुई वो तमाम एंटी मुस्लिम गई हैं, चाहे वो मस्जिद का इशू, यही शिवसेना तो एंटी मुस्लिम पहले से थी, उससे मुसलमान एक तरफ आ गया। नहीं, मैं ये आपको वही फिर दोहरा रहा हूँ कि जो मुद्दे हैं, कारपोरेशन में कोई कानून नहीं बनने, तो वो अपनी जमीन बचाने के लिए उनके साथ जाएं या वहाँ, हमसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ कानून बनना है, जहाँ से राज्य चलना है या जहाँ से देश चलना है, वहाँ हम, हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं किसी के साथ। आपको ये कहना है कि मुसलमान वाकई में एक सवाल तो करेगा कि भाई आप उनके साथ क्यों चल। मेरा एक इंटरव्यू था, मैंने आदित्य ठाकरे से एक ही बात किया था, एक छोटा सा क्लिप था, मैं अभी ये प्ले करके बता दूंगा कि उसमें हमने ये पूछा था, इलेक्शन के बाद इसकी क्या गारंटी है कि मुसलमानों के साथ धोखा नहीं होगा, और आप जो बीजेपी, आप लोग बीजेपी के साथ वापस नहीं जाएंगे, ये मुसलमानों को क्या गारंटी मिलेगी? हमने ये पूछा था कि भाई आप जीतने के बाद बीजेपी से गठबंधन तो नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी एंटी मुसलमानों के खिलाफ जा रही है। तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे ही गोलमाल करके बात करेंगे। आज वही चीज़ इनसे नहीं कर रहे, मगर मनसे से कर रहा हूँ। मनसे वो है जो लाउडस्पीकर पे बात करता है, जो मुसलमानों की मस्जिद में घुसने की बात करता है, जो सारी बात करता है, तो कैसे मुसलमान उसको एक्सेप्ट करेगा? देखिए, मुसलमानों का जो मुद्दा है ना, बिल्कुल अलग है। बीजेपी और मनसे, मैं ये नहीं कहती, बहुत सारा साल ऐसा भी रहा है कि मनसे हमारे सपोर्ट में भी रही है, वही आरपीआई जो कभी हमारे साथ थी कभी उनके साथ गई, वही वंचित बहुजन अघाड़ी जिससे आज हम बात कर रहे हैं, कल बीजेपी गोद में थी। मैं 2011 में मैं मनसे का शाखा प्रमुख था डोंगरी से मुसलमानों के। बहुत सारे लोग, उस टाइम हिंदू मुस्लिम नहीं था। जब नहीं था तो मैं तो उस टाइम की भी बात कर रहा हूँ कि साहब ये जो मुद्दा है ना, ये बिल्कुल लोकल है, यानी इस मुद्दे को बहुत बड़े, यानी मुसलमान नहीं देखेगा। मुझे नहीं लगता उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करेगा। अब ये तो उनके अभी आप आपके मुंह से नहीं बोल सकते कि आप कांग्रेस वाले हो। सवाल कांग्रेस का नहीं, सवाल जहां माइनॉरिटीज का मुद्दा आता है, माइनॉरिटीज के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट वो है कि मैं राजनीति में हूं तो मैं अपना फायदा नुकसान देख रहा हूं, लेकिन एक पार्ट हमारे साथ धार्मिक है, उस पार्ट पर मेरा कोई समझौता नहीं। अब जैसे वंदे मातरम का एक बड़ा विषय था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपका वंदे मातरम, मैं नहीं कहता, मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन कांग्रेस का हर इजलास में वंदे मातरम पढ़ा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुसलमान कांग्रेस में है वो वंदे मातरम पढ़ रहा है। 99.9% नहीं पढ़ता। तो इससे यह साबित होता है कि जो पॉलिटिकल चीजें हैं
उस पर तो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो रिलीजियस हैं, समझो हमारी मस्जिदों का इशू है, हमारी नमाज का इशू है, हमारे कुरान का है, मदरसों का है, हमारी खानकाहों का, दरगाहों में कोई समझौता नहीं। यही बीएमसी तो पास करती है। नहीं सर, इसमें एक भी चीज बीएमसी पास है। नहीं, एक बात बता दूं, कैसे नहीं करती है। अगर मस्जिद को एक्सटेंशन है तो बीएमसी बोर्ड में जाके बात करनी पड़ती है। मेन तो बीएमसी भी है सर। लेकिन आप समझिए, उसके लिए मैं आपको लाउड स्पीकर की परमिशन बीएमसी देती है। लाउड स्पीकर पर बीएमसी नहीं देती सर, पुलिस देती है, लेकिन नहीं सर, राज्य सरकार का जो डिपार्टमेंट है, राज्य सरकार उसके लिए लॉ बनाती है। ये तो सिर्फ इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, करना राज्य के शासन को है। अगर शासन एफएसआई के लिए तैयार, बीएमसी को से अप्रोचेस कर सकती है, बनाना सरकार का बीएमसी नहीं करेगी। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, तो आपका कहना है कि मेरा ये सवाल है, जो लोग, अगर मुसलमान लोग सोचते हैं कि भाई मन से हमारे खिलाफ बोले, हम वोट नहीं देंगे, हम उद्धव ठाकरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जब एक बार मुसलमानों ने एक रणनीति के हिसाब से शिवसेना को माफ़ कर दिया था और उनके साथ आ गए थे बीजेपी को हराने के लिए, तो क्या इस बार भी ये चलेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने जब ये उद्धव ठाकरे का शासन था, जब भी कांग्रेस और सारे दल उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि वो कोई लाभ बना रहे थे। सबके हमारी एक कमेटी होती थी और उसमें जो है हम कोऑर्डिनेट करते थे एक दूसरे को, उसके बाद कोई कानून कायदा बनता है। सिग्नेचर अथॉरिटी जो होती है वो चीफ मिनिस्टर होता है। लेकिन कॉरपोरेशन में जो है, अगर वो अपने तौर पर चुनाव लड़के आ रहे हैं, हम अपने तौर पर चुनाव लड़के जाने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो डिसाइडेड फैक्टर्स हैं वो एक दिन के लिए नहीं है। हमारा जो कानून कायदा है वो सब तैयारी के साथ पहले से रेडी है। और आज भी हम जिन मुद्दों के लिए जा रहे हैं, हम मुंबईकरों के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं ला रहे हैं। हम सिर्फ जो है सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, वो भले हिंदुत्व की बात करें, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मुंबई शहर में पर्यावरण का क्या हाल होगा। आज प्रदूषण मुंबई का ये हाल है कि हाई कोर्ट को बुलाकर कमिश्नर को डांटना पड़ रहा है। आज बच्चे जो सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, तो ये मुद्दे हमारे, क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो का पार्ट था, पहला पार्ट हमने, मेरा ख्याल है कि मुंबई शहर की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया होगा। हमने जाकर निर्मल पॉइंट पर अपने कांग्रेसियों के साथ पहला फेज जो है रिलीज़ किया। अभी सेकंड फेज हमारा उत्तर भारतीय बड़ा वोटर्स है, क्योंकि हम देश में राजनीतिक तौर पर अपने आप को खड़ा करते हैं। हमने उत्तर भारतीयों के इशूज़ को लाकर उनका सेकंड पार्ट रिलीज़ किया। कल शायद हम थर्ड पार्ट रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो इससे ये है कि हमारे पास नफ़ा और नुकसान हम नहीं देख रहे। हम जिस पार्टी के सिपाही हैं, राहुल गांधी जिसके नेता हैं, खड़गे जी हैं, आपने देखा होगा राहुल गांधी ने एक बार नहीं किसी से कहा है कि हमें सत्ता में जाना है। हमें देश के लोगों के लिए काम करना है, हमें देश के संविधान के दायरे में रह के काम करना है। हम हिंदू मुस्लिम के घटाव बढ़ाव पे काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि इस शहर का जो नागरिक है, बीएमसी जो सुविधाएं दे सकती है, जैसे मैंने आपसे स्कूल का जिक्र किया, मैंने अस्पतालों का बुरा हाल है। 20 साल में आप जाइए, मैं आज ही गया था किसी अस्पताल वहाँ घाटकोपर के आसपास, आप देखिए पेशेंट जमीनों में पड़े हैं। ये किसकी जवाबदारी है? सरकार आज उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, आपकी सरकार में नहीं, हमारे सरकार दमान ही सब बने। क्या अच्छे थे, बने सर सलीम भाई, आप 30 दिन एक महीना खाली एक सिटी स्कैन को आज भी जे हॉस्पिटल में लग रहे हैं। आज हमारे पास नहीं, 15 साल से हम सत्ता में नहीं है। तो क्यों नहीं है? 15 साल हम बीएमसी नहीं है सर। आप कह रहे हो कि हम बहुत पहले से खेल लाए तो हम ही सब। जी वो देखिए, हमने जे को 1000 करोड़ जब प्रोजेक्ट हुआ था, आपको याद होगा, ये वो लाए हम। ये बोल के पल्ला नहीं झाड़ सकते। पल्ला झाड़ने पल्ला नहीं झाड़ सकते क्या? हमने बना दिए, चला नहीं तो फायदा क्या? चला मीन्स क्या? हम तो उस पर बातचीत कर रहे हैं। हम तो आज भी देखिए, हम बहुत साफ तरीके से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, सबसे फाइनेंशियली मजबूत बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप मानते हो इस बात को? मानते हैं क्या? हम तो आपको 2-3 घटनाएं बता रहे हैं। नहीं, ठीक है, ये लॉन्ग हो रहा है, फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। सब में बड़ी कॉर्पोरेशन की जो है पैसे आते हैं वो मुंबई में आते हैं, और सब में गंदा हाल मुंबई का है। चाहे रोड का देख लो, चाहे पानी का देख लो, चाहे वाटर का देख लो, मतलब ऐसा नासूर बन गया, ऐसा कैंसर हो गया। एक रोड ठीक नहीं कर पा रहे। तो 20 साल नेता से लेके अफसर से लेके सब करप्ट है। बिल्कुल, मैं इससे इनकार नहीं करता। देखिए, मैं आपको एक और भी घटना बता रहा हूँ, शायद आपकी जानकारी में आ गया हो। 94,000 करोड़ की एक एफडी होती थी। हाँ, वो तो वही तो। और वो एफडी आपको बता रहा हूँ कि जितनी कांग्रेस की, जब 20 साल पहले जब हमारा मेयर होता था, 20 साल उस जमाने से उसके बाद के जमाने तक कभी किसी ने एफडी नहीं तोड़ा। इस सरकार ने 7 साल के अंदर 94,000 करोड़ की पूरी एफडी साफ करके सारा पैसा खा गए। वही बोला, मगर मुंबई का हाल क्या है?
तो जवाबदारी यही है, इसी को तो हम यहाँ कर ब्रिज रहे हैं। बना रहे हो, नीचे रास्ता जाम, तो हम उसी लिए ट्रैफिक सॉल्यूशन, हम उसी अवेयरनेस को मुसलमान लेकर एक गांव से जैसे उत्तर भारतीय लोग आते हैं, एक सपना लेके आते हैं, Yes. यार अमिताभ का बंगला देखेंगे, शाहरुख खान का बंगला देखेंगे। मुंबई को उन लोग हांगकांग समझते हैं, और जब यहाँ पे आते हैं तो उनकी हालात ऐसी रहती है कि वो लोग देख के सोचते हैं कि हमारे, मैंने तो गाँव के रोड अच्छे देखे हैं मुंबई की रोड से। बिल्कुल सही है, आज तो यही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, सारी बातों पे बात की। तो ये थे निजामुद्दीन राय साहब, इनको पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके इलेक्शन में भी आपको जरा एक अच्छा वो मिले, और हम भी देखें कि आप लोगों के लिए क्या काम करते हो। रफीक नगर के लिए, सॉरी 137 शिवाजी नगर। बहुत बहुत शुक्रिया।